नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल से अभिषेक शर्मा में। आज अब एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कि नेट प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, प्रायर पीरियड आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड द एस्टिमेट्स रिलेटेड। सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है AS5 वो डिवाइड किया है मैंने 8 सेक्शंस में, यानी कि 8 सेक्शंस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्कोप क्या है, कहाँ ये एप्लीकेबल होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट है। फिर सेपरेटली हम पढ़ेंगे हर एक ईच आइटम को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है, जैसे नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, extraordinary items, their accounting treatments, their disclosure and classification। फिर प्रायर पीरियड आइटम्स, जो भी पहले हुए जो करंट पीरियड में अगर आपको कोई पिछले आइटम्स जो हैं, चाहे वो इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, वो आपको पता लगे हैं कि आपने गलती से वो निकल चुके हैं या गलती से कोई एरर हो गई है जिसकी वजह से उनका इफेक्ट इस करंट ईयर के P&L पे हमारे पड़ रहा है, तो उनका डिस्क्लोजर, क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज वेल एज द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, और उसके बाद हम डिस्क्लोजर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 जो है वो स्पेशली ये कहता है कि ये डील करता है प्रायर पीरियड आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो रेगुलरली आपके बिजनेस में होती हैं, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, वो कुछ एक्टिविटीज़ यानी वो कुछ घटनाएं आपके व्यापार में होती हैं जो आपके व्यापार से रिलेटेड नहीं है, जो ओकेजनली या इनरेगुलरली आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। प्रायर पीरियड आइटम्स, कोई भी ऐसी गलती से हमारे से कोई ट्रांजेक्शन छूट गई है या हमने उसको कोई गलत ट्रीटमेंट कर दिया है पिछले साल, उसका इफेक्ट हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले लेते हैं, जिससे हमारी इनकम और एक्सपेंसेस एडजस्ट हो जाते हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं ये हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, पर एक आपको एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कैसे होती है, दिस इज़ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, दिस इज़ द अकाउंटिंग पॉलिसी। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिशिएशन, विच मेथड यू विल अप्लाई, कौन सा आप तरीका आप डेप्रिशिएशन मेथड में आप लगाओगे, दिस इज़ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अगर इनमें किसी तरीके का चेंजेस होता है तो उनका क्या इम्पैक्ट लेना है आपको अपने नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनका क्या है डिस्क्लोजर आपको देना है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यानी कि कुछ ऐसे अनुमान, कुछ ऐसी आइटम जिसका आपको एक्चुअल फिगर नहीं पता होता ड्यूरिंग द पीरियड या जब आप बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हो यानी कि 31 मार्च को, तो आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में मेरे ये एक्सपेंसेस या मेरी इनकम इतने से इतनी बढ़ जाए। एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, उसके बेस पे हम उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं अपने नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टॉपिक नंबर 2, स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के 3 क्राइटेरिया ICAI ने बनाए हैं। उसमें ICAI ने बनाए हैं जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होती हैं। पर क्या है कि ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है ये सभी तरह के सभी लेवल की एंटिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो लेवल 1 एंटिटीज़ हो, लेवल 2 एंटिटीज़ हो, लेवल 3 एंटिटीज़ हो। लेवल 1 एंटिटीज़, लेवल 2 और लेवल 3 एंटिटीज़ मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाली स्लाइड्स में, ठीक है। उसके बाद स्कोप ये हमें बताता है कि आप जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई नेट प्रॉफिट एंड लॉस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एस्टिमेट्स, इनका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इन पर ये लागू होता है। जब भी ये कई आइटम्स आती हैं तो इन पर ये AS5 एप्लीकेबल होगा। पर हाँ, कोई भी ऐसा टैक्स इम्प्लीकेशन जो इन ट्रांजेक्शनों की वजह से हुआ है उसका ट्रीटमेंट ये नहीं बताएगा, इस स्कोप में वो कवर नहीं होता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ये कहता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़
जिनको आपको स्पेशली ट्रीट करना है, ऑर्डिनरी भले ही वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हों, वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन सी हैं। पर इसके पहले एक नॉर्मल इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि देखिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके बिजनेस का पार्ट हो वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाती है। यानी कि आपका सपोज कीजिए कि आप आप ट्रेडर हैं, रिटेलर हैं, आप किसी चीज़ को सेल परचेज आप करते हैं। मान लीजिए आप प्लाईवुड में सेल परचेज करते हैं, तो प्लाईवुड से रिलेटेड आपने प्लाईवुड खरीदी, प्लाईवुड बेची, आपने प्लाईवुड खरीदने बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग पर्सन रखे, कोई मज़दूर रखी, कोई आपने गाड़ी ली, उसको डेस्टिनेशन अपने कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचाने के लिए उसका यूज़ करा, डीजल का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, दुकान का खर्चा, ये सब क्या है, पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम, जैसे मैंने यहाँ पे दो चीज़ कही है कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू द पार्ट ऑफ बिजनेस, और वो सारे खर्चे, वो सारा इनकम जो एक पर्टिकुलर पीरियड में किए गए हैं उस एक्टिविटी से रिलेटेड, वही रिकॉर्ड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। क्योंकि नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक होता है। तो उस दौरान अगर आपको कोई जो भी आपने सेल परचेज करी है उसको घटा जोड़ करके जो निकलता है वो नेट प्रॉफिट हम कंसिडर करते हैं उसी साल के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हमने रिकॉग्नाइज करा उसी पीरियड में जो होती हैं। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया था टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का। एक सपोज कीजिए एक यूनिट है वो खिलौना बनाती है, तो उसका रॉ मटेरियल क्या हुआ, प्लास्टिक हो गया, खिलौनों पे बनने वाला पेंट हो गया, मोल्डिंग हो गई, वेजेस हो गई उसको बनाने के लिए, पावर यूज़ हुई, फ्यूल यूज़ हुआ। ठीक है, फिर आपने उसको बेचा तो उससे आपको रेवेन्यू अर्न हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस की बिजली हो गई, प्रिंटिंग स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हो गए, जनरल एंड स्टाफ वेलफेयर को सैलरी हो गई, बोनस हो गया एम्प्लॉयज़ का। फाइनेंस कॉस्ट, आपने कोई इंटरेस्ट लिया, आपने कोई लोन लिया, फिर उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। तो जब ये सारी चीज़ें, पता है कि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक चीज़ के ऊपर घूम रही हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टॉयज़। तो ये पार्ट ऑफ बिजनेस ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हो गया। ठीक है, पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में ये कहा गया है कि कभी कभी कुछ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं जो अपने साइज़, अपने नेचर और अपने अमाउंट में इतनी सिग्निफिकेंट हो जाती हैं कि वो यूज़र के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकती है। तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए और एंटिटी के परफॉर्मेंस और पोजीशन को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये उसने कहा है थ्रेशोल्ड कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कोई भी शेड्यूल 6 कहता है कि 1 लाख से ज़्यादा कोई खर्चा उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम करते हैं। जैसे ये चीज़ें कुछ तो लॉ कहता है, कुछ हमें मेटेलिटी को ध्यान में रख के भी अलग से शो करना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो होती तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ पर उनका सेपरेट डिस्क्लोजर होना बहुत ज़रूरी होती है। क्या क्या हैं वे? जैसे मान लीजिए आपकी कोई इन्वेंट्री थी, उसकी वैल्यू इतनी घट गई कि जो उसकी नेट रिजल्ट वैल्यू है वहाँ तक उसका प्राइस आ गया कि कॉस्ट से भी नीचे चली गई, तो उसका प्रोविज़न यस आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, सेम रिस्ट्रक्चरिंग हुई हो किसी एंटिटीज़ की, उसके लिए प्रोविज़न बनाया गया हो, फिर दोबारा से उसका रिवर्सल भी किया जा सकता है कॉस्ट का, उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन्स है। तो कोई आपने फिक्सेड सेल करी हो, वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने सेल करा हो, डिस्पोजल लॉन्ग टर्म स्टैंड, वो आइटम आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे अपने फेस ऑफ बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी। लिटिगेशन सेटलमेंट कुछ आया हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो नेट प्रॉफिट और लॉस का ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ का पार्ट बनती हैं। चलिए, टॉपिक नंबर 4, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो क्या होती हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स? वैसे नाम से सजेस्ट होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि ऑर्डिनरी से कुछ ऊपर। देखिए, सबसे पहली तो ये कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कब होंगी अचानक से, ठीक है ना। उसके बाद ये जिस भी पीरियड में ये होती है आपके साथ, ये घटनाएं होती हैं, उससे जो भी लॉस और इनकम आपको होती है, एक्सपेंसेस होता है, वो आप उस टाइम ही रिकॉग्नाइज करोगे उस पीरियड से रिलेटेड। इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इरेगुलर होती है। आज मैं आपको क्या पता 3 महीने बाद क्या हो, 4 महीने बाद अचानक कुछ हो जाता है। और 5वीं होती है कि शोन सेपरेटली नेट प्रॉफिट, ये अलग से ही इसका एक हेडिंग होता है आपके नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहाँ आपको इसको शो करना पड़ता है। आप वहाँ पे उसका सब बाइफर्केशन दे सकते हैं। एक हेडिंग हो गया प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम, देन क्या क्या वो हुआ, जैसे लॉस ड्यू टू फायर हो गया, आग लग गई आपके गोदाम में, अर्थक्वेक आ गया, दुकान नष्ट हो गई, सामान सारा ख़राब हो गया, इससे रिलेटेड आइटम्स, ठीक है। दूसरी चीज़ में इसके एक और फीचर ये है कि ये जो हैं बिल्कुल ही अलग होती हैं आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से। इनका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। आपके लिए ये ऑर्डिनरी है,
आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकती है, पर किसी दूसरी एंटरप्राइज के लिए वो ऑर्डिनरी एक्टिविटी हो सकती है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का बिजनेस है आप लोगों का और कैसे आप डील कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स। प्रायर पीरियड आइटम्स वो सारी आइटम्स जो पिछले समय से बिलोंग करते हैं। वो पीरियड कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं 1 2 3, वो कुछ भी हो सकता है। पर ये होता कैसे है, क्या ट्रीटमेंट है, ये हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो सेम एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते, नॉर्मल तो होता नहीं। कोई गलती आज भी पिछले साल हुई थी वो अब ठीक कर रहे हैं तो ओकेजनली है, ठीक है ना। यूँ तो है नहीं कि पूरी पूरी बैलेंस शीट की हर आइटम ही गलत थी, ठीक है। तीसरा, इफेक्ट द करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। आपको आज पता लगा कि पिछले साल मैंने कोई गलती कर, तो डेफिनेटली आप उसका इम्पैक्ट इसी साल लोगे और अभी इसको रेक्टिफाई भी कर दोगे। होते क्या है प्राइवेट आइटम, देखिए कोई भी ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स थी, या तो गलती से वो छूट गई ओमिशंस, या बाय मिस्टेक हमसे कोई एरर हो गई किसी तरीके कैलकुलेशन में या बुकिंग ना करने में, तो उसका इम्पैक्ट हम इस बार ले लेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये भी अलग से ही शो की जाती हैं नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 4 फीचर्स है हमारी। नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, इट मीन्स हैपन ड्यू टू एरर और एमिशन ऑफ सच पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस, प्रेजेंटेशन इन अर्लियर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन रिकॉग्नाइज द पीरियड इन विच इट इज़ ऑकर्ड एंड शोड सेपरेटली, ठीक है। अब होती क्या क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई, 2,54,54,000 की सैलरी बुक करनी थी, हमने 5,24,000 ही कर दी, ठीक है। मिस इंटरप्रिटेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी को लागू करने में कोई मिस्टेक हो गई, बाद में आइडेंटिफाई हुई, अरे अब इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो प्रायर पीरियड आइटम्स होती हैं, ठीक है। इनफ्रिक्वेंट इन नेचर ही होती हैं और इनको अलग से ही शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फेस पर। फेस का मतलब ये होगा कि जो भी आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें आपको अलग से मिल जाएगा ये। स्लाइड नंबर 6 में टॉपिक नंबर 6। तो देखिए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होते हैं। मान लीजिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम किसी चीज़ का एस्टिमेट लगा के रखते हैं कि भैया अगले साल में इतनी इनकम का या इतने परसेंटेज प्रोविज़न का एक एस्टिमेट लगा के रखता हूँ, उसको मैं बुक कर लेता हूँ। अगले साल अगर होगा तो उस हिसाब से इस प्रोविज़न में से पैसा निकाल के इस ट्रांजेक्शन को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये है कि एस्टिमेट डेफिनेटली वही है जिस चीज़ का, जिस ट्रांजेक्शन का या जिस इवेंट का आप एस्टिमेट ना लगा सके, उसी के एस्टिमेट एक्चुअल फिगर आप मेजर कंप्यूटेशन ना कर सकें, कैलकुलेशन ना कर सकें, उसी का एस्टिमेट लगाया जाता है, क्योंकि आपके पास फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। ये इवेंट जो हैं करंट भी हो सकते हैं, ये फ्यूचर पीरियड के भी हो सकते हैं। तो इनका इफेक्ट अगर करंट से रिलेटेड है आने वाले समय से उस पर, नहीं तो जितने भी फ्यूचर में आने वाले पीरियड हो उससे रिलेटेड है तो वैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपके किसी फिक्स एसेट्स की यूज़फुल लाइफ चेंज हो गई, आज आपने उसको 3 साल लगा रखा था, आगे जाके उसकी 5 साल हो गई, तो 2 साल ज़्यादा हो गई, तो डेप्रिसिएशन उतना ही आगे खिसक गया, ठीक है ना। और ज़्यादा चार्ज करोगे आप, ये वो केस है। रिवीजन, कोई भी अकाउंटिंग एस्टिमेट का अगर आप चेंजेस करते हैं तो किसके बेस पे करोगे, जबकि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, और आपने कोई इसमें अगर फर्दर डेवलपमेंट कर दिया तो उससे रिलेटेड। जैसे फिक्स एसेट्स में आपने कोई ऐसा पार्ट टेक्नोलॉजी किसी सॉफ्टवेयर की लगा दी किसी मशीनरी पे कि उसकी लाइफ जो आपको पता है कि इसका जो यूसेज है वो अगले 3 साल और बढ़ गया, तो एस्टिमेट भी चेंज हो गए, इन्फॉर्मेशन भी है, डेवलपमेंट फेज भी है, ठीक है। चेंज ऑफ एस्टिमेट शैल बी क्लासिफाई प्रायर टू एस्टिमेट शोन अर्लियर। हाँ, जो भी आप किसी तरह का चेंजेस कर रहे हैं लेटेस्ट, आपने आज एक पिछले साल कोई एस्टिमेट बनाया, मान लीजिए डाउटफुल डेब्ट का, आपने उसको रिवाइज करा है, उसको फिर दोबारा से जो भी उसका रिवाइज एस्टिमेट आपने बना के रखा है वो उसी तरह से शो होगा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जिस तरह से आप पहले शो करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए, लास्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए आप एक्चुअल फिगर को, जो एस्टिमेट की एक्चुअल को आप नहीं वो कर पा रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न कि आप इसका क्या आपको दिक्कत आ रही है, क्या आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इसके एस्टिमेट को बनाने में, ठीक है। 2 एग्जांपल दिए हैं कि रिवीजन ऑफ प्रोविजन बैड डेट फ्रॉम 1% टू 2%। आपको ये पता लगा कि अगले आने वाले साल में मेरे जो बैड डेट्स हैं वो 2% बढ़ जाएंगे, 1% है ही अभी 2% हो जाएंगे, या इस आप कोई स्क्रैप और सैलवेज वैल्यू है उससे रिलेटेड कोई खर्चा है, तो वो मेरा 5% से 2% डाउन आ जाएगा क्योंकि मैंने कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया है, ठीक है।
तो ये था चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। टॉपिक नंबर 7, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो चेंज इन, पहले हम जानते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या होती हैं। वो पॉलिसीज़ जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेटर प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं और जो एक सही ट्रू एंड फेयर व्यू को दर्शाती हैं जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनाते हैं। ठीक है, अब इनमें अगर किसी तरह का चेंजेस हैं, वो क्या चेंजेस हो सकते हैं? वो 3 तरह के चेंजेस हो सकते हैं जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 ने कहे हैं। पहला चेंजेस ये है कि अगर मान लीजिए किसी लॉ में चेंजेस हो गया और आपको लॉ के आधार पर अपने यहाँ भी चेंज करना पड़े, तब अगर मान लीजिए फॉर बेटर आपके पास कोई बेटर प्रेजेंटेशन आया है बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, तो आप उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। अगर मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी तरह का चेंजेस हुआ है, रिवीजन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए आपको वो अकाउंटिंग पॉलिसी में भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए आप पहली बार किसी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का पार्ट नहीं बनती क्योंकि न्यूली इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, 5th, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इतनी मैटेरियली इफेक्ट करती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आप उसका डिस्क्लोजर दीजिएगा और उसकी एक डिटेल रीजनिंग आप अपने नोट्स ऑफ अकाउंट में ज़रूर दीजिएगा। ये था। अब जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल यहाँ दिए हैं, क्या क्या हैं। इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में हमने इंटरेस्ट को हटा दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। ठीक है, हमने हटा दिया, मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आ गए कुछ, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है। डेप्रिशिएशन मेथड था, स्ट्रेट लाइन से आप चलेगा रिटर्न डाउन वैल्यू में, चेंजेस होगा, इम्पैक्ट करेगा पीएनएल भी, हमारी फिक्स्ड एसेट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। ये सब चीज़ें हमारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का पार्ट बन जाती हैं और उसी तरीके से हमारे नेट प्रॉफिट एंड लॉस का भी पार्ट बनती हैं। ठीक है, अब जैसे एक और मैं आपको बता देता हूँ इसका ट्रीटमेंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट होता है तो या कोई रिवीजन, तो उसका एक ट्रांजिशनल प्रोविज़न हमेशा मेंशन होता है। ट्रांजिशनल प्रोविज़न ये होता है कि अगर आप पर्टिकुलरली आप इस बार कुछ फॉलो कर रहे हैं, एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, उसने कहा है कि आपको अगर पुराने से नए में आना है तो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है, अगर वो मेंशन है तो आपको उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मेथड को फॉलो करना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे ही फॉलो करेंगे जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है। ठीक है, उसका डिस्क्लोजर भी देंगे, उसका इम्पैक्ट भी आप लेंगे। ठीक है, नहीं तो हम फॉलो करेंगे सेम अगर वो रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसे कहता है तो। अब बात आती है डिस्क्लोजर्स की। तो डिस्क्लोजर को 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कराया है। पहले हम डिस्कस करते हैं चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर। क्या डिस्क्लोजर थे, कितना मेटेरियल इफेक्ट कर रहा है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगर मान लीजिए आप एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं कि भैया मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक्चुअल में, तो आप उसके फैक्ट को डिस्क्लोज करेंगे कि रीज़न क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चेंजेस ऐसा है जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, तो आप उसका डिस्क्लोजर देंगे। ठीक है, और ये भी मेंशन करेंगे और उस डिस्क्लोजर को तो आप देंगे ही, प्लस जो भी पर्टिकुलर पीरियड से रिलेटेड उसका इम्पैक्ट है उस पर्टिकुलर पीरियड में आप उसको शो भी करेंगे या एडजस्टमेंट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। अब ऑर्डिनरी एक्टिविटी से रिलेटेड डिस्क्लोजर आप क्या देंगे, बाकी नॉर्मल सब सेम ही मिलेगा। नेचर ऑफ अमाउंट क्या है आइटम का, नेचर ऑफ आइटम क्या है, ठीक है, उसको बेस्ड ऑन साइज आप उसको अलग से शो करेंगे। और क्या अमाउंट है, नेचर हो गया, अमाउंट हो गया। नेचर किस पर डिपेंड होगा, बेस्ड ऑन साइज। 8.2 डिस्क्लोजर का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में नेचर क्या है, ईच एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को आप सेपरेट डिस्क्लोज करोगे और उसका अमाउंट सेम प्रायर पीरियड आइटम्स के साथ, नेचर एंड अमाउंट। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, नेचर ऑफ ईच, चेंजेस इन एस्टिमेट्स और उसका अमाउंट, ये सब आप सेपरेट डिस्क्लोज करोगे। एस्टिमेट के केस में ये है कि अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं अनुमान सही तरीके से कि कितना मुझे एस्टिमेट का चेंजेस आया है, तो आप डेफिनेटली उसको आप नोट्स ऑफ अकाउंट में उसका डिस्क्लोजर देंगे, उस फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं
अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। मैंने आपके समक्ष अच्छी तरीके से अपनी ये स्लाइड्स प्रेजेंट करी होगी। आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो डेप्रिसिएशन है वो मर्ज हो चुका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के साथ, फीसेट्स के साथ। तो जल्द ही लेकर लौटता हूँ मैं आपके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का शुभ दिन।